सभी साथियों को नमस्कार। अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से वेलकम, सभी का स्वागत। आज हम एक फिर टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन काम करता है, पूरे शरीर का नियंत्रण करता है और गाइड करता है, गाइडेंस एंड कंट्रोल। ठीक उसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जो रिएक्शंस है, सबको कंट्रोल भी करेगा। तो ब्रेन की तरह काम करता है सेल के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली। पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन 1833 में इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज किया। पूछा जाता है कभी कभी, रॉबर्ट ब्राउन फाउंड इन यूकैरियोट्स। हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स दो सेल होती हैं। न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो डेवलप सेल जो हमारी यूकैरियोट्स के हैं, उसी के अंदर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डेवलप होती है और न्यूक्लियस पूरी तरह से अलग होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। यूजुअली सिंगल बट नंबर्स वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रायः एक होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी होता है। जब एक से ज्यादा होगा, दो होगा या तीन होगा या चार होगा, तो उसको पॉली, ट्राई या बाइन्यूक्लियर कहेंगे। जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी और फंजाई, इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है। एक पाया जाएगा, एक से ज्यादा भी पाया जाएगा लोअर ऑर्गेनिज्म में, और किसी किसी सेल में पाया भी नहीं जाता है। एग्जाम्पल के हमारे ब्लड की सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहेंगे या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहेंगे। ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल बनेगी आगे कैसे? इसीलिए आरबीसी जब इसकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाती है, तो इसका डिवीजन नहीं होता, ये फॉर्म होती है। इसलिए कहा गया कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, डिवीजन नहीं होता है। 120 दिन इसकी लाइफ होती है। जैसे ही बोन मैरो में ये इसकी उत्पत्ति होगी, इसकी ओरिजिनेशन होगा, 120 दिन इसकी लाइफ है। 120 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है। न्यूक्लियस न होने के नाते इसमें डिवीजन नहीं होगा, केवल सेल फॉर्मेशन होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस की नंबर, संख्या प्रायः एक होती है, एक से ज्यादा भी होती है, और अगर किसी किसी सेल में होती भी नहीं, एब्सेंट भी होती है। एक शब्द होता है कोइनोसाइट। कोइनोसाइट अगर सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती है तो उसको कोइनेटोसाइट भी कहते हैं। इसका शेप अगर देखेंगे, इसका शेप सेल के अंदर स्फीरिकल, ग्लोबल, सिलिंड्रिकल या बीन शेप्ड होता है। शेप इसका अलग अलग होता है। किसी किसी सेल में गोला होगा, किसी किसी सेल में सिलिंड्रिकल होगा, किसी किसी सेल में बीन शेप्ड होगा। करता है शेप और साइज। साइज इसकी अगर देखेंगे न्यूक्लियस की, यूजुअली 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑफ 3 म्यू माइक्रोन से 25 म्यू माइक्रोन डायमीटर तक होता है। इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे सेल के, तो सेल साइटोप्लाज्म में करीब करीब सेंटर में पाया जाता है, मध्य में, और चारों तरफ से इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बाइलेयर्ड होती है।
इनवेलप, न्यूक्लियस इनवेलप इसको कहेंगे। ये बाई लेयर्ड है, बाहरी लेयर को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये जो बाहर है, और इनर को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। बीच में जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। इसकी मोटाई जो है बाहरी वाल की या अंदर वाल की करीब करीब बराबर होती है। 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई होती है। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये करीब 150 से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम तक इसका स्पेस होता है। सेल की मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस 150 से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम तक ये होता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो ये फोल्ड होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इनर वॉल न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आउटर वॉल बाहर से फोल्ड होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं। अगर रफ है तो इसमें राइबोसोम अटैच रहेंगे, और स्मूथ है तो इसमें राइबोसोम नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। आउटर को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे, जो 150 से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मोटाई 75 से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। ये स्मूथ है या रफ है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो उसमें राइबोसोम भी अटैच है, अगर स्मूथ है तो राइबोसोम नहीं है। हम देखते हैं कि बीच बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये पोर है जिसको न्यूक्लियर प्रोम कहते हैं, जिसके माध्यम से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। कुछ मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे और कुछ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएंगे। मटेरियल का, हार्मोन्स का, एंजाइम का जो एक्सचेंज है न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर पोर से होके जाता है। न्यूक्लियस के केस में इसको एनपीसी कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। तो ये हो गया हमारा बीच बीच में जो पोर है उसको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोसाल कहते हैं। न्यूक्लियोसाल ये प्रकार का फ्लूइड है, न्यूक्लियोसाल। जैसे साइटोसाल होता था साइटोप्लाज्म में साइटोजिन, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ से जो लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड है, उसको हम न्यूक्लियोसाल बोलते हैं। इसी न्यूक्लियोसाल में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, तैरते रहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोसाल प्लस आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, इन सब से मिलकर के न्यूक्लियोप्लाज्म बना होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक कंडेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अंदर राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन के फाइबर्स लंबे एक धागे के रूप में होते हैं जो आपस में गूथे हुए रहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में गूथ के रख पड़े रहते हैं, इसको क्रोमैटिन फाइबर्स। ये यू क्रोमैटिन या हेटेरोक्रोमैटिन दो तरह से होते हैं। यू क्रोमैटिन जो है लाइट कंडेंस क्रोमैटिन्स होते हैं,
और हेट्रोक्रोमेटिन डेंस क्रोमेटिन होते हैं। ये दो तरह से होते हैं, तो ये गूंथे हुए आपस में इसी न्यूक्लियस भाग में पड़े रहते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखें एक बार फिर अगर हम स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस का आउटर पोर्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोसाल और अन्य मटेरियल से बना हुआ है। इसी के मध्य में न्यूक्लियोलस है जो नॉन मेम्ब्रेनस है। ध्यान रखना है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस है, केवल प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन के फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स लंबे से धागे हैं जो आपस में गुथे हुए इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। ये समझिए आपका स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम तीन कंपोनेंट्स में कहे थे, न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ये जो हमारा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के जो धागे हैं आपस में गुथे हुए हैं, ये करीब करीब इनकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 2 मीटर से ज्यादा होता है। और ये जो गुथे हुए हैं क्रोमेटिन के फाइबर्स, देखेंगे आप इस तरह से आपस में जो हिस्टोन, ये हिस्टोन एक प्रोटीन है, ये हमारे फाइबर्स जब आएंगे तो इसी से बंधे रहते हैं। ये इतना पोर्शन हमको, ये हिस्टोन का प्रोटीन होता है, जिससे क्रोमेटिन फाइबर, जिस तरह से मोती की माला होती है, धागा है, मोती उसी में गुथी रहती है, ठीक उसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन फाइबर से आपस में गुथे रहते हैं। इस पोर्शन को हिस्टो जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन और क्रोमेटिन फाइबर्स, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। 3 चीजें हो गई आज डिस्कशन में। 3 चीजों का अंतर क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोसोम। बड़ा कंफ्यूजन रहता है तीनों में, और जब कभी कभी सवाल आते हैं कि न्यूक्लियोसोम कहां पाया जाता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में क्या अंतर है, तो न्यूक्लियस क्या है, एज ए होल स्ट्रक्चर, जो सेल के सेंटर में है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं, जिसमें गुथे होते हैं, जिसके माध्यम से फंसे होते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये हमारा जो है वो सामान्य जो है इसका न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार स्ट्रक्चर को हम फिर रिवाइज करते हैं, फिर न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में आपको चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल के अंदर बीच में पाया जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप है जो बाइलेयर्ड है, लिपोप्रोटीन की बनी है। आउटर को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच को पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बीच बीच में इसके पोर पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसाल जो एक लिक्विड पोर्शन है, न्यूक्लियोसाल के अंदर राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स पड़े होते हैं। इसको हम न्यूक्लियोसाल, बस इसको सब मिला करके, दोनों मिला करके हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोलस, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है, गोल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। क्रोमेटिन के फाइबर्स आपस में गुथे हुए न्यूक्लियोसोम से अटैच पूरे के पूरे न्यूक्लियस में फैले रहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन के फाइबर्स कहते हैं। ये या तो यूक्रोमेटिन होंगे या तो हेट्रोक्रोमेटिन होंगे। ये पूरा बाहरी न्यूक्लियस की बाहरी वाल फोल्ड होकर के एटोप्लाज्म रेटिकुलम बना रही है। वो रफ या स्मूथ दोनों हो सकते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है।
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में जरा सा देख लें। जो हमारा ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देख रहे हैं, ये वाल ये है और दूसरी वाल न्यूक्लियस की ये है। ये हमारी इनर वाल है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, ये आउटर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है। दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोपोर कहा था, यहाँ पर हम न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं कि बीच में जो इसका बना हुआ है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 8 प्रोटीन की सब यूनिट से मिला होता है। अब देखेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ 1 2 3 4 न्यूक्लियस प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसमें एक साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट साइटोप्लाज्म की तरफ रहता है, मूवमेंट करता रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियर रिंग्स और न्यूक्लियर बास्केट के रूप में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर रहता है। ये इसको हब कहेंगे या नॉट कहेंगे। बीच में एक सेंट्रल ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के माध्यम से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से मटेरियल का एक्सचेंज साइटोप्लाज्म से होता रहता है। न्यूक्लियोपोर के अंदर से जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो आयंस, प्रोटीन्स और बाई मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूल। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, 3 तरह का एक्सचेंज न्यूक्लियर पोर के अंदर से साइटोप्लाज्म पे होता है। पोलर मॉलिक्यूल, आयंस और मैसेंजर आरएनए, इन लोगों का एक्सचेंज इसी पोर से होता रहता है। तो जो स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोपोर का, न्यूक्लियस के केस में इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है दोनों का। स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो फंक्शन अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फंक्शन हमने सबसे पहले बता दिया कि ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही सबको ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की सब यूनिट्स, जो 2 यूनिट्स होती हैं, इसकी सिंथेसिस करता है और असेंबलिंग करता है। मूल काम न्यूक्लियोलस का है कि राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। जैसे हम लोगों ने राइबोसोम के केस में चर्चा किया था कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसी तरह से राइबोसोम जो बन रहा है उसको दोनों सब यूनिट्स न्यूक्लियोलस में बन रही हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। तो मेन काम क्या है न्यूक्लियोलस का? राइबोसोम की सिंथेसिस और असेंबलिंग। तो यहीं से आवश्यकता पड़ती है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। कंट्रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमैटिन्स इसमें डीएनए के रूप में है। क्रोमैटिन है क्या? प्रोटीन, जो हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं, ये केवल प्रोटीन और डीएनए, ये दोनों मिलकर के क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इज नथिंग, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। क्रोमैटिन क्या है? डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्रोमैटिन है। प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, 2 तरह के प्रोटीन। और डीएनए, डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यही क्रोमैटिन फाइबर्स है। जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जो आपके प्रोफेज या मेटाफेज में पूरी तरह से दिखाई देते हैं, क्रोमैटिन फाइबर नहीं रहता, यानी ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जब सेल नॉर्मल स्टेज में होती है तो ये डीएनए और प्रोटीन आपस में सेट के रूप में बिखरे होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन जब सेल एक्टिव हो जाएगी, सेल डिवीजन की स्थिति में आ जाएगी, ये कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में। ह्यूमन के केस में देखें 46 क्रोमोसोम होता है, 46 यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम पेयर में होंगे। जब ये कंडेंस होगा, ये मेटाफेज में अच्छी तरह से दिखता है, प्रोपोफेज में ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में आ जाता है, फिर क्रोमैटिन नहीं रहेगा, क्रोमोसोम हो जाएगा।
जब सेल डिवीजन हो जाएगी, क्रोमोसोम डिवाइड होकर के चले जाएंगे, तो फिर ये फ्रेगमेंटेशन इसका हो जाएगा, फिर ये क्रोमैटिक फाइबर्स में बदल जाएगा। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, जो भी हमारी एंजाइम्स या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है सेल के अंदर, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग हो रही है, सेल की जो भी एक्टिविटी हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस या एंजाइम सिंथेसिस, मेनली दो काम होते हैं, सब का सब ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस डीएनए के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी तो मैसेंजर आरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी डीएनए ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, किस तरह की प्रोटीन बनेगी उसकी कोडिंग होगी, न्यूक्लियर पोर की तरफ से होकर के साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पे राइबोसोम से मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यानी आपका जो सिग्नल है, जो मैसेज है किस तरह की प्रोटीन बनेगी, ये डीएनए से जा रहा है, क्रोमेटिन से जा रहा है मैसेंजर आरएनए के रूप में। जो भी सिंथेसिस होगी प्रोटीन या एंजाइम, इस सब का सबका कंट्रोल डीएनए से होगा। बिना डीएनए के मैसेज के, बिना डीएनए के सिग्नल से किसी चीज की कोई सिंथेसिस होने वाली नहीं है, पूरा कंट्रोल करता है। जब नीड्स होती है सेल को, यहां से मैसेंजर आरएनए के रूप में जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस जो है डीएनए का स्टोरेज है, आरएनए का, और राइबोसोम यहां स्टोर रहते हैं। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम का न्यूक्लियस जो है वो स्टोरेज का भी काम करता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए ऑफ प्रोटीन, पहले बता दिया हम, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनेगा, इसका कंट्रोल, कब कौन सी प्रोटीन बनेगी, किस तरह की प्रोटीन बननी है, ये डीएनए डिसाइड करेगा। मैसेंजर आरएनए के रूप में, एक मैसेज के रूप में ये न्यूक्लियोप्लास्ट होते हुए, न्यूक्लियोपोर्स होते हुए साइटोप्लाज्म में जाएगा, जो इसकी कोडिंग होगी, जो इसमें मैसेज रहेगा, उसी तरह के प्रोटीन बनेगी। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम पहले हमने बताया कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फैक्ट्री है, दोनों सब यूनिट्स का सिंथेसिस यही होगा, यही असेंबलिंग होगी, अलग अलग रहेंगे दोनों यूनिट्स। फिर यहां से ये जैसे सेल को नीड्स होगी उसी तरह से न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएंगे, यानी राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस कर रहा है। तो अब अगर फंक्शन को हम समराइज करें तो राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियस कर रहा है न्यूक्लियोलस के माध्यम से, जेनेटिक मटेरियल है इसलिए जेनेटिक कंट्रोल कर रहा है। जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो एंजाइम सिंथेसिस हो, डीएनए के माध्यम से पूरी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो सेल का हमने बताया था आपको, सेल का एक ब्रेन है, जैसे हमारे शरीर में ब्रेन पूरे शरीर को गाइड करता है, कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी हो रही है, न्यूक्लियस उसको गाइड करेगा और कंट्रोल करेगा अपने विभिन्न मैकेनिज्म के आधार। These are the all about the nucleus and nucleolus and nuclear complex. तो I hope कि आप न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के जितने कंपोनेंट्स हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूरी बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट में मैं फिर बता दे रहा हूं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोसोम में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, और न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन फाइबर्स जिसमें गुथे होते हैं उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कई बार नीट में पूछा गया है कहां होता है। जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे तो हम न्यूक्लियोसोम को पूरा डिटेल बताएंगे। ये हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, यानी न्यूक्लियर पोर जो होता है वो कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर से बना होता है जिससे जो भी मटेरियल जा रहा है वो कंट्रोल होता रहे। ये कंट्रोल क्या करेगा,
पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड एंजाइम्स। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? हमारा डीएनए पोलर मॉलिक्यूल है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। डीएनए सेल के अंदर पोलर मॉलिक्यूल होता है, मैसेंजर आरएनए पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी का पोलर मॉलिक्यूल का, आयंस का और एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सेल से बाहर, चाहे न्यूक्लियस से बाहर जाना हो, चाहे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर आना हो, इसी न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होता रहता है। ये मेन फंक्शन है इसका, ट्रांसफर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, माइक्रो नहीं, आयंस, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स इसी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से जाएंगे। बकिया बहुत सारे आयंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से भी आ जाएंगे, लेकिन इन तीनों का जो एक्सप्लोट है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होगा। समझ गए होंगे, किताब पढ़े, एक बार चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें समझ में आ जाएंगी। और इससे 2-4 सवाल आते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। और मैं फिर आपको बता दूं कि जब तक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं आएगा, जितने सवाल पूछे जाते हैं बायोलॉजी संदर्भ में, वो या तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं या तो फंक्शन से। फंक्शन तब समझ में आएगा जब आपका स्ट्रक्चर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नहीं तो फंक्शन आप भूल जाएंगे, रटने से नहीं काम बनेगा। स्ट्रक्चर रखिए दिमाग में, कौन से स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, दोनों को लिंक करते रहिए तो कभी नहीं भूलेगा। आप फिर से पढ़ेंगे और लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।